बिहार चुनाव की खबर पर फिर लगी न्यूज 18 की मुहर। चुनाव आयोग में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव बिहार में तय समय पर ही होने जा रहे हैं। गाइडलाइन आज जारी होने की हमने दिखाई थी खबर। एक विस्तृत गाइडलाइन जो कि संभवतः शायद आज के दिन ही जारी हो जाए। 7 घंटे बाद ही चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन। अभी से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने अपनी बैठक के बाद से ये विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। एक बार फिर सच निकली चुनाव से जुड़ी हमारी खबर। न्यूज 18 की बातों पर चुनाव आयोग ने लगाई मुहर। क्योंकि चुनाव का मतलब है न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अपना बिहार देख रहे हैं आप। तो चुनाव आयोग ने न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी। कोरोना काल में चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। चुनाव के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। अब उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे, साथ ही सिक्योरिटी भी ऑनलाइन जमा हो सकेगी। घर घर जाकर 5 लोगों को जनसंपर्क की इजाजत दी गई है। तो ये तमाम नियम जो गाइडलाइन के तहत हैं, चुनाव से जुड़े सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा, सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही सभी बूथों पर साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था करना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बड़े हॉल में मतदान कराएगा चुनाव आयोग। कोरोना पीड़ितों के लिए अलग से वोटिंग का इंतजाम होगा। इस बात की चिंता थी दरअसल लोगों को। कोरोना संक्रमितों के लिए बैलेट पेपर की सुविधा होगी। इसके साथ ही स्टेट और जिला स्तर पर नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। चुनाव की तैयारियों की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कराई जाएगी। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन कर सके। ये तमाम बातें जो गाइडलाइन के तहत आती हैं, जो कि गाइडलाइन में शामिल की गई है। और कोरोना संकट के बीच चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव के दौरान क्या क्या करना होगा जानते हैं 20 बड़ी बातें। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा, जो बहुत जरूरी है। बड़े हॉल में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने ये कहा है। सभी बूथों पर रखे जाएंगे साबुन और सैनिटाइजर, जिसकी बहुत जरूरत है कोरोना काल में। बूथ पर सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, यानी कि उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, किसी को बुखार है या नहीं। सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा। बिना मास्क के नहीं जा सकेंगे वहां पर। ग्लव्स पहनकर वोटिंग करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्लव्स बूथ पर ही आपको मुहैया कराया जाएगा। उसकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। वहीं ऑनलाइन नामांकन दाखिल करना होगा, ये भी कहा है चुनाव आयोग ने। सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा की जाएगी। कोरोना की वजह से ये तमाम एहतियात। विधानसभा क्षेत्रवार हेल्थ नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। चुनाव में अधिक संख्या में गाड़ियां लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से दिक्कत ना हो। कोरोना पीड़ितों के लिए अलग से वोटिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों के लिए दरअसल बैलेट पेपर की सुविधा देने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। अधिक बुखार होने पर आखिरी में वोटिंग का मौका दिया जाएगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वोटिंग के लिए टोकन मिलेगा, उसके बाद वोट डाल सकेंगे जो भी मतदाता पहुंचेंगे। ग्लव्स पहनकर वोटिंग करना अनिवार्य किया गया है। ये हमने आपको बताया। सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा होंगे। ये एक बड़ी बात कही जा सकती है राजनीतिक दलों के लिए। मतगणना हॉल में 7 से अधिक डेस्क नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3-4 हॉल में होगी। ये तमाम बातें अनुमति के बाद ही पब्लिक मीटिंग और रोड शो आयोजित कर सकेंगे राजनीतिक दल। ये तमाम बातें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में कही गई हैं। चुनाव आयोग की चुनाव की जो गाइडलाइन है आयोग की ओर से जारी किए जाने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। ज्यादातर नेताओं ने कोरोना काल में तय किए गए नियमों के पालन की बात कही है। निश्चित रूप से हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको फॉलो करेगा और हम लोग तो एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस तरह के गाइडलाइंस के साथ ही चुनाव हो पाएगा, जिसमें सबकी सुरक्षा की भी गारंटी हो और साथ साथ जो लोग
सुरक्षाकर्मी से लेकर के चुनाव के जो पदाधिकारी हैं, जो चुनाव में जो लगे हुए लोग हैं, उम्मीदवार हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सबकी सुरक्षा हो सके। ये सब तो एक्सपेक्टेड था कि इलेक्शन कमीशन इस तरह के गाइडलाइंस जारी करेगा। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो उसका हम स्वागत करते हैं और हम सब पॉलिटिकल पार्टी सब उनके निर्देश को फॉलो करेंगे। नहीं, देखिए, इस कोरोना महामारी के संबंध में जो आज गाइडलाइन जारी की है चुनाव आयोग के द्वारा, मैं उसका स्वागत करता हूं। और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस बीमारी का सबसे बड़ा बचने का उपाय है। इसलिए मैं उनका जितनी भी गाइडलाइन है, गाइडलाइन का बिहार सरकार भी फॉलो करेगी और जो उम्मीदवार होंगे वह भी गाइडलाइन का फॉलो करेगा। इसलिए बहुत ही अच्छा गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और हम लोग तो पहले हमारे जितने भी हमारे पार्टी के हैं सब लोग पहले से तैयार थे जो समय पर चुनाव होगी। एक बात जो मुझे लग रही है, तो उन्होंने कहा कि बड़े हॉल में मतदान होगा। तो गाँवों में बड़ा हॉल खोजने में इलेक्शन कमीशन को समस्या आएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने जिला के पदाधिकारी जो कि रिटर्निंग अफसर होते हैं उनसे बात करके ही इस तरह के चीज़ों को उन्होंने तय किया होगा। पर अगर इलेक्शन जिस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि यह गाइडलाइन सर्वथा उचित है। देखिए, पहला तो बात मैं ये कह दूँ कि चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन देगा और जो भी देता है उसका पालन करना सभी राजनीतिक दल, सभी उम्मीदवार और सभी लोगों का ये दायित्व बनता है। जो भी गाइडलाइन होगा उसको पूरा करना, उसका निर्वाह करना, उसका प्रति आस्था व्यक्त करना, ये हम सबका दायित्व है। हम लोग उसका पालन करेंगे। दूसरी बात ये है कि इस कोरोना काल में हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि चुनाव कराना वो एक खतरा का संकेत है, लेकिन जब गाइडलाइन आया है हम उसका पालन करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कर दिया है। आयोग की गाइडलाइन से स्पष्ट है कि कोरोना काल में मतदाताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो अनिश्चितता की स्थिति समाप्त कर दिए चुनाव आयोग ने, ये कहा है सुशील मोदी ने। आयोग की गाइडलाइन से स्पष्ट है कि कोरोना काल में मतदाताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये देखिए, ये तमाम बातें डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बहाने राजद चाहता था कि चुनाव टल जाए या मतदान हो तो बैलेट पेपर के जरिए, ताकि लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी को बूथ लूट का मौका मिल जाए। आयोग ने राजद की मांग को ठुकराकर निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव के प्रति जनता का भरोसा बढ़ाया है। और चलिए अब जरा खबर को समझिए कि क्या सार निकलता है इस खबर से। बिहार में चुनाव तय समय पर ही होगा, ये साफ कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो इसके बाद गाइडलाइंस जो जारी की गई है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने यह संकेत दे दिया है कि कोरोना के बीच ही बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो करवाया जाएगा। 29 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 29 नवंबर से पहले चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और यही वजह है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से और तय समय पर ही चुनाव होंगे। और कोरोना है, इसकी वजह से तमाम एहतियात बरते जाएंगे, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। चुनाव नजदीक है तो सियासी बयानबाजी भी जारी है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय पर जोरदार हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा कि चंद्रिका राय से कहीं भी फरिया लेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें फरियाना है तो आकर फरिया लें। चंद्रिका राय कल ही जेडीयू में शामिल हुए हैं। ससुर चंद्रिका राय के साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी के ऊपर भी जुबानी हमला बोला। ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जिसको जहां से लड़ना है चुनाव लड़े, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। चंद्रिका राय कल तेज प्रताप जी ज्वाइन कर लिए हैं जदयू। आपके बारे में काफी भला बुरा उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई पार्टी क्यों नहीं करती है। पहली बात की पर्सनल मैटर है तो इस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं और कोर्ट से मनाई है कि उस पर नहीं बोलना है। लेकिन पार्टी तोड़ दी है वो। अब पार्टी उनके तोड़ने से थोड़ी ना पार्टी टूट जाता है। हमारा तो कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में आके फरिया हैं। पार्टी तोड़ रहे हैं, 3 विधायकों को लेके गए, बोले कि पूरी पार्टी खाली कर देंगे। उनका कोई हैसियत ही नहीं है, वो पार्टी कैसे खाली कर देंगे।
उनका कोई हैसियत है, कोई वजूद है? जनता उनको थोड़े चाहता है, जनता तो लालू जी को चाहता है। उनके जदयू में जाने से कुछ फायदा होगा जदयू को? कोई फायदा नहीं। और जेडीयू के कितने विधायक हमारे संपर्क में हैं, ट्वीट करके हमारे पास आने वाले हैं। 4-5 दिन में हम आपको न्यूज़ देंगे खुद। चंद्रिका राय की नाराजगी तेज प्रताप यादव से है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ में चुनाव में आदमी नेता उतारा, उम्मीदवार उतारना उतार ले। कौन चंद्रिका राय, कौन फंद्रिका राय, उससे हमको क्या मतलब है? उनका कोई हैसियत औकात है क्या हमारे सामने खड़ा होने का? उनको औकात है तो आइए हमारे गेट पे फरियाद लेते हैं। औकात है, उनका औकात है चंद्रिका राय को, औकात है तो फरियाद आके। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़ सकती हैं। अरे जिसको लड़ना है लड़े, वो लोग से हमको क्या लेना देना? हमारा कोर्ट में मामला चल रहा है, उसी समय हमारा संबंध खत्म हो गया था। लेकिन चुनाव में हर एक तरीके से कमजोर हैं, सारे सबूत हमारे पास हैं। वो तो नारी है तो नारी का हमने सम्मान करने का काम किया। मेरे पास बहुत सारे वीडियो क्लिप्स हैं दिखाने के लिए। तो तेज प्रताप यादव ने ससुर पर कैसे हमला बोला वो आपने सुना। अब आपको सुनाते हैं तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय का वो बयान जिसके बाद तेज प्रताप ने पलटवार किया है। पारिवारिक वजह थी वो तो अलग बात है, लेकिन चुनाव को लेकर हो रहा है कि क्या आपकी बेटी भी चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो गया है, 25 साल का है, अब पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है और बैंकरप्ट नहीं है, ये भी लड़ सकती है। मगर अभी वैसी कोई बात नहीं है। मगर मैं तो पहले जानना चाहता हूँ कि वो दोनों भाई कहाँ से लड़ रहे हैं। अगर आप लोग को सूचना हो तो मुझे बताने का। यानी कि अगर वो दोनों भाई जहाँ से लड़ेंगे तो आपके नज़र में है वो? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बातें प्रेस में बराबर चलती रहती हैं कि ऐश्वर्या लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। मैं कहता हूं कि वो लड़ भी सकती है, नहीं भी लड़ सकती है। बिल्कुल चंद्रिका जी, महत्वपूर्ण बात आपने कहा है, यानी कि आपने ये जानकारी लेनी चाहिए कि दोनों भाई कहां से लड़े, जहां से दोनों भाई लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लालू यादव के बेटे हैं और अभी तक वो लोग सेफ सीट खोज रहे हैं। आश्चर्य की बात है और कहते हैं कि पावर में आने की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार में उन लोगों के लिए कोई सेफ सीट नहीं। चंद्रिका राय को आपने सुना, बिहार में उनके लिए कोई सेफ सीट नहीं है, ये कहते हुए नजर आए। हमला बोला अपने दामाद पर, लालू परिवार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मांझी ने कहा कि महागठबंधन में तानाशाही चलाने की कोशिश हो रही थी और उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था। मांझी ने इशारों में तेजस्वी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाया। साथ ही कहा कि महागठबंधन ने उनके बेटे को खैरात में एमएलसी नहीं बनाया था, बल्कि उसके बदले उपचुनाव में बड़ा फायदा मिला था। ये अच्छी बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो उसके लिए भी आपने देखा हम 8 महीना 9 महीना लगभग समय दिया। हर 20 दिन 1 महीना का समय देते थे कि अब होगा अब होगा अब होगा। ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं कि, और उसके पीछे रघुवंश बाबू की बात आती है। तो जहाँ लाभ के लिए राजनीति होती है, खास करके अर्थ लाभ के लिए राजनीति होती है, वहाँ डेमोक्रेसी के लोग कैसे चाहेंगे? सवाल है कि कोई आदमी गलत प्रसंग में पड़ जाएगा, गलत रास्ते पर चल जाएगा तो अच्छा आदमी भी खराब हो जाता है। तो इसलिए उस पर अब चर्चा करना ही नहीं है। उस संदर्भ में हम अलग हो गए फॉर एवर। बार बार आप लोग जो कहते हैं कि बेटा को एमएलसी बनाने की बात है, बेटा हमारा कोई 7वां पास है 8वां पास है। मुसहर समाज में जो सबसे हाशिए पर अभी है बिहार में, वहाँ पर एमए पीएचडी नेट करने वाला बहुत कम लोग होता है। संतोष कुमार एमएलसी है, किसी के दया से नहीं हुआ है, उसके एवज में बहुत बड़ा काम हम लोग ने किया है। और जब हम काम किया तो हम बहुत अच्छे थे, और आज जब कुछ परिस्थितियाँ सिद्धांत की आती है तो सिद्धांत से अलग होकर के काम करना न चाहते हैं तो हमको नकारा लोग समझते हैं। तो काफी लंबे वक्त से जीतन राम मांझी मांग कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं मानी गई, महागठबंधन से बाहर हो गए। अब इस तरह से उनका गुस्सा फूट रहा है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता अपने बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी जगह अपने बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अपने बेटों को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह और अशोक राम सहित कई नेताओं के नाम हैं। दबी जुबान में कांग्रेस पार्टी इसे गलत भी नहीं मानती है। आरजेडी को भी वंशवाद से कोई गुरेज नहीं है।
बशर्ते कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति काबिल हो। कांग्रेस पार्टी में कोई नौजवान अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये निर्णय कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, उम्मीदवार कैसा होगा, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। राजनीति में सेवा भाव से अगर कोई भी आता है, चाहे उनके पिताजी राजनीति में क्यों ना हो, उनको आना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, देश सेवा समाज सेवा के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा अपने बेटों को टिकट दिलाने के मुद्दे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि वंशवाद को बढ़ाने में कांग्रेस का इतिहास रहा है। धीरे धीरे ये बीमारी फिर समाजवादी पार्टियों में भी फैल गई। हालांकि सियासत के जानकार कहते हैं कि वंशवाद से अब कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। कांग्रेस से अलग तरीके के व्यवहार की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके नेता अपने पुत्रों के लिए सीट मांग रहे हैं तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा और उनकी संस्कृति दरअसल यही है। यह परिवारवाद कहने कहाने की चीज हो गई है। सिर्फ खाना पूर्ति है कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, वोटरों को समझाने के लिए, लेकिन अंततः आप देखेंगे कि सारे दल में जो है सो यही स्थिति है जिस तरह की कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत में है। वंशवाद को बढ़ावा देने का सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है, लेकिन आज की तारीख में सियासत की ये बीमारी सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में फैल चुकी है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं की इच्छा को पूरी करती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कई नेता, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि उनकी ये मंशा पूरी होती है या नहीं। चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। गोपालगंज की खबर की बात, जहां पर दाखिल खारिज के नाम पर वसूली की जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। ब्लॉक ऑफिस में आवेदक से 3,500 रुपए लिए जा रहे हैं। जो आवेदक पैसे नहीं देते हैं उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। कमोबेश पूरे गोपालगंज जिले के सभी प्रखंड का यही हाल है। तस्वीरें आपके सामने, अभी आप जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो थावे ब्लॉक ऑफिस की तस्वीर है। यहाँ राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक जमीन के दाखिल खारिज के बदले 3,500 रुपए की वसूली करते दिख रहे हैं। अगर आप गोपालगंज के थावे प्रखंड में हैं, आपने जमीन खरीदा यहाँ पर और आपकी जेब में 3,500 रुपए नहीं है तो थावे में आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। ये थावे प्रखंड परिसर में राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार सिंह का कार्यालय है। यहाँ वे थावे अंचल निरीक्षक के पद के प्रभार में भी हैं। वो कैसे और किस अंदाज में पैसे ले रहे हैं आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने थावे अंचल निरीक्षक सह प्रभारी राजस्व कर्मचारी अजीत कुमार सिंह से उनका पक्ष भी लिया। अजीत कुमार सिंह के मुताबिक दाखिल खारिज का सिस्टम ऑनलाइन है। इस प्रक्रिया में उनसे आवेदक से मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। वो पैसे लेते हैं, लेकिन सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितने की रसीद देते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो में रसीद की लेन देन का कहीं कोई फुटेज नहीं दिख रहा है। देखिए एक बार फिर से इस तस्वीर को, गोपालगंज की तस्वीर। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को सरकार ने आसान बनाया था, लेकिन हर जगह पर कैसे भ्रष्टाचार घुसा हुआ है ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। खारिज दाखिल का जो भी सरकार का सिस्टम है, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, ऑनलाइन पूरा सिस्टम है। इसमें तो हम लोग के पास पार्टी का आने का, पैसा देने लेने कोई सवाल पैदा नहीं है। ऑनलाइन पिटीशन आता है, ऑनलाइन हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन पार्टी रसीद कटवा लेता है। उसके बाद हम लोग से मैंने हम लोग को तो इसमें संभव नहीं है कि कोई पैसा मांगे, पैसा देने लेने का सवाल पैदा नहीं होता है इसमें। तो किस लिए आपके द्वारा पैसा लिया? हम लोग पैसा लेते हैं, लेकिन रसीद जो भी काटते हैं, चाहे जिसका भी काटे हैं, जो भी अमाउंट लिखा रहता है रसीद पर, उसका पैसा हम लोग लेते हैं। रसीद चूँकि राजस्व कर्मचारी हैं, राजस्व का वसूली करना है, इसलिए पैसा तो लेना लाजमी है। आज ही हम काटे हैं बहुत सारा रसीद, तो उसका पैसा लोग से ले हैं। आप भी देखेंगे, हम सब आदमी कोई भी अपना रसीद कटवाएंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन सिस्टम में कैश की क्या जरूरत है। जब खुद कह रहे हैं आपकी सारी चीजें यहाँ पर ऑनलाइन है, फिर कैश का लेन देन इस तरह से क्यों? आवेदक से अंचल निरीक्षक ने कैश क्यों लिया?
किस लिए लिया, अंचल निरीक्षक ने कैश लिया तो रसीद क्यों नहीं दी, क्योंकि तस्वीर में कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में आखिर कैश की क्या जरूरत है, ये तमाम सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। और जिस तरह से सफाई दी जा रही है अंचल निरीक्षक की तरफ से, उसके बाद रिश्वतखोरी का वीडियो सच है तो कर्मचारी पर कार्रवाई कब होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा से खबर, जहां बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम एक बार फिर खटिया पर नजर आया। पानी से घिरे ग्रामीण एक बुजुर्ग महिला को हाथ टूटने पर बाढ़ के पानी में 1 किलोमीटर तक घाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांव की लाल मुनिया देवी का हाथ टूट गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना था, लेकिन गांव में नाव मौजूद नहीं थी, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को खटिया पर लेकर अस्पताल जाना पड़ा है। स्थिति देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था दरअसल खटिया पर है और ये तस्वीर बयां कर रही है कि स्वास्थ्य सिस्टम बिहार का किस तरीके का है। 100 मीटर तक पानी में ऐसे ले जाया जाता है, खटिया पर ले जाया जाता है एक बूढ़ी औरत को हाथ टूटने पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।